हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग इस वीडियो में क्लास 10 के हिस्ट्री सब्जेक्ट के तीसरे अध्याय भूमंडलीकृत विश्व का बनना, इस चैप्टर के प्रश्नों का उत्तर हम लोग देखेंगे और इस चैप्टर से संक्षेप में लिखें, चर्चा करें या फिर जितने तरह के महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते हैं उन सारे प्रश्नों का हम लोग अध्ययन करेंगे, देखेंगे, समझेंगे। और हमें विश्वास है कि यह जो वीडियो है जो 40 मिनट का है, इसे आप शुरू से अंत तक बिना स्किप किए हुए, बिना रुकावट के देखें और अपने ध्यान को केंद्रित करके देखें। ऐसा नहीं कि अपने ध्यान को इधर उधर भटका करके देखें। अगर आप ध्यान को केंद्रित करके देखेंगे तो मुझे विश्वास है कि आप जो इन प्रश्नों के उत्तर को जानेंगे तो इससे आपको मैट्रिक परीक्षा में बहुत लाभ होगा। और साथ ही साथ आप जब अपने किताब का भी अध्ययन करेंगे इस चैप्टर का, तो आपको बहुत सी बातें समझ में आएगी। तो छात्रों, हम लोग प्रश्न उत्तर को शुरू करें। इससे पहले जरूरी है कि हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। यहाँ जो इस वीडियो के सामने जो नीचे देख रहे हैं हम लोग सब्सक्राइब बटन लाल रंग का, उसे दबाएं और इसके बेल आइकन को भी प्रेस करें और साथ ही साथ वीडियो को लाइक करें और इसे अपने मित्रों को भी शेयर करें, ताकि आपके दोस्तों को भी इससे लाभ हो और उसे भी मैट्रिक परीक्षा में अधिक से अधिक अंक हासिल हो सके। तो छात्रों, शुरू करते हैं। लेट्स बिगिन। सबसे पहले संक्षेप में लिखें। पहला, 17वीं सदी से पहले होने वाले आदान प्रदान के 2 उदाहरण दीजिए। एक उदाहरण एशिया से और एक उदाहरण अमेरिका महाद्वीपों के बारे में चुनें। उत्तर, 17वीं शताब्दी से पहले के काल में जो यात्री, व्यापारी और तीर्थयात्री आपसी मेल जोल के अग्रदूत बनकर एक देश से दूसरे देश गए, विशेषकर एशिया से दूसरे देशों की ओर गए, वे अपने साथ अनेक चीज़ों, मूल्य, मान्यताओं, विचारों, व्यवहारों, अनेक प्रकार की कलाओं को भी ले गए और उन्होंने दूसरों के जीवन को सुखमय बना दिया। ऐसा प्रायः एशिया के भारत और चीन जैसे देशों द्वारा ही हुआ। 17वीं शताब्दी से पूर्व के वैश्विक आदान प्रदान कई बार लोगों के लिए विनाश का कारण भी बन गए। जैसे पुर्तगाल एवं स्पेन के लोग जब अमेरिका पहुंचे तो वे अपने साथ अनेक बीमारियां, विशेषकर चेचक के कीटाणु भी ले गए, जिन्होंने अमेरिका के मूल निवासियों के अनेक कबीलों का ही सफाया कर दिया। दूसरा प्रश्न, बताएं कि पूर्व आधुनिक विश्व में बीमारियों के वैश्विक प्रसार से अमेरिकी भूभागों के उपनिवेशीकरण में किस प्रकार मदद दी। उत्तर, 16वीं सदी के मध्य तक आते आते पुर्तगाली और स्पेनिश सेनाओं की विजय अभियान शुरू हो चुका था तथा अमेरिका को उपनिवेश बनाना शुरू कर दिया था। यूरोपीय सेना केवल सैनिक शक्ति के दम पर नहीं जीती थी, वे चेचक जैसे कीटाणु जो स्पेनिश सैनिकों और अफसरों के साथ अमेरिका पहुंचे थे, इन्हीं कारण अमेरिका पर विजय पाया। अमेरिकावासी सालों से अलग थलग रहने के कारण इन बीमारियों के चपेट में आ गए, जिसका प्रतिरोधक क्षमता उनके शरीर में मौजूद नहीं थी। इस नए स्थान पर यह रोग काफी घातक सिद्ध हुआ और इसने
पूरे समुदाय को खत्म कर डाला। इस तरह घुसपैठियों की जीत का रास्ता आसान होता चला गया। तीसरा प्रश्न, निम्नलिखित के प्रभाव की व्याख्या करते हुए संक्षिप्त टिप्पणी लिखें। क, कार्न लॉ के समाप्त करने के बारे में ब्रिटिश सरकार का फैसला। उत्तर, ब्रिटिश सरकार ने भूस्वामी के दबाव में आकर कार्न लॉ नामक कानून लागू किया। इस कानून द्वारा विदेशों द्वारा खाद्य पदार्थ मक्का की आयात पर पाबंदी लगा दी। इससे ब्रिटेन में खाद्य पदार्थ की कीमतें तेजी से बढ़ने लगी। खाद्य पदार्थ की ऊंची कीमतों से परेशान उद्योगपतियों और शहर निवासियों ने सरकार को मजबूर कर दिया कि कार्न लॉ को फौरन समाप्त कर दे। कार्न लॉ समाप्त होने पर निम्नलिखित प्रभाव पड़े। पहला, खाद्य पदार्थों का आयात कम कीमत पर होने लगी, जिससे खाद्य सामग्री सस्ती हो गई। इससे गरीब जनता को खूब लाभ हुआ। दूसरा, आयातित खाद्य पदार्थ की कीमत ब्रिटेन में पैदा होने वाले खाद्य पदार्थों से भी सस्ता था। फलस्वरूप ब्रिटिश किसानों की हालत बिगड़ने लगी। तीसरा, विशाल भूभागों पर खेती बंद हो गई। हजारों लोग बेरोजगार हो गए। गांव छोड़कर वे या तो शहर या दूसरे देश जाने लगे। ख, अफ्रीका में रिंडर पेस्ट का आना। उत्तर, पहला, मवेशी प्लेग या रिंडर पेस्ट की बीमारी एशियाई मवेशियों से अफ्रीकी मवेशियों में फैली थी, जिन्हें यूरोपीय उपनिवेश वहां ले गए थे। दूसरा, बीमारी बड़ी तेजी से अफ्रीका के मवेशियों में फैली और देखते ही देखते हजारों में मवेशी खत्म हो गए। इसने अफ्रीकी आर्थिक व्यवस्था को बर्बाद कर दिया, जो मवेशियों और जमीन पर आधारित थी। तीसरा, पशुओं में आई महामारी के कारण अफ्रीकी समुदाय के लगभग 90% पशु मारे गए। इसके कारण उन्हें मजदूरों के रूप में काम करने को बाध्य होना पड़ा। अगला, ग, विश्व युद्ध के कारण यूरोप में कामकाजी उम्र के पुरुषों की मौतें। उत्तर, प्रथम महायुद्ध में यूरोप की ओर से लड़ने वाले लोग कामकाजी उम्र के थे। अतः इस युद्ध में मृतकों और घायलों में से ज्यादातर कामकाजी उम्र के लोग थे। इस महाविनाश के कारण यूरोप में कामकाज के लायक लोगों की संख्या बहुत कम रह गई। परिवार के सदस्य घट जाने से युद्ध के बाद परिवारों की आय भी गिर गई। घ, भारतीय अर्थव्यवस्था पर महामंदी का प्रभाव। उत्तर, आर्थिक महामंदी की शुरुआत 1929 ईस्वी से शुरू हुई और यह संकट 1930 के दशक के मध्य तक बना रहा। भारतीय अर्थव्यवस्था पर भी इसका प्रभाव पड़ा, जो निम्नलिखित है। पहला, उपनिवेशिक भारत कृषि वस्तुओं का निर्यातक और तैयार मालों का आयातक बन चुका था। महामंदी ने भारतीय व्यापार को प्रभावित कर 1928 से 1934 के बीच देश का आयात निर्यात घटकर आधा रह गया। दूसरा,
अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत खत्म होने से भारत में गेहूं के भाव भी 50% कम हो गए। तीसरा, कृषि उत्पादों की कीमत तेजी से गिरने के बावजूद किसानों और काश्तकारों को सरकार ने लगान वसूली में छूट देने से इनकार कर दिया। इसका सबसे अधिक प्रभाव उन काश्तकारों पर पड़ा जो विश्व बाजार के लिए उपज पैदा करते थे। चौथा, बंगाल के जूट या पटसन उत्पादक कच्चे पटसन की कीमतों में 60% गिरावट होने के कारण उनकी हालत खराब थी। पांचवा, जिन काश्तकारों ने दिन फिरने की उम्मीद में या बेहतर आमदनी के लिए उपज बढ़ाने के लिए कर्ज लिए, उन्हें सही मूल्य न मिलने के कारण कर्ज में डूबे जा रहे थे। छठा, काश्तकार पहले से ज्यादा कर्ज में डूब गए। उनकी बचत खत्म हो चुकी थी, जमीन सूदखोरों के पास गिरवी पड़ी थी तथा घर के सारे गहने जेवर बिक चुके थे। सातवां, मंदी के इन्हीं सालों में भारत कीमती धातुओं विशेषकर सोने का निर्यात करने लगा था। बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा अपने उत्पादन को एशियाई देशों में स्थानांतरित करने का फैसला। उत्तर, विश्व का आर्थिक भूगोल फिर बदला जब बहुराष्ट्रीय कंपनियों ने एशियाई देशों में उत्पादन परिचालन पुनर्स्थापित करने का निर्णय लिया। चीन में अत्यधिक पूंजी निवेश का कारण उसकी विशाल जनसंख्या तथा सस्ती मजदूरी थी। चौथा, खाद्य उपलब्धता पर तकनीक के प्रभाव को दर्शाने के लिए इतिहास से 2 उदाहरण दें। उत्तर, यातायात के साधनों जैसे अंडे, समुद्री जहाज इत्यादि के कारण किसी भी खाद्य उत्पाद को सुरक्षित और जल्दी विभिन्न बाजारों में सस्ते दर पर पहुंचाया जा सकता था। शीघ्र नश्वर खाद्य पदार्थ मतलब शीघ्र नष्ट होने वाले खाद्य पदार्थ जैसे मांस, दूध, अंडे, मछली, फल, सब्जियां, मक्खन, खोया, पनीर आदि को बड़े बड़े शीतल बनाए रखने वाले रेफ्रिजरेटर एवं कंटेनर आदि से विभिन्न स्थानों पर लाने ले जाने या उन्हें पहले की अपेक्षा काफी समय तक सुरक्षित रखना संभव हो गया। पांचवा प्रश्न, ब्रिटेन वुड्स समझौते का क्या अर्थ है? उत्तर, पहला अर्थ, ब्रिटेन वुड्स संयुक्त राज्य अमेरिका स्थित माउंट वाशिंगटन एक होटल है। यह वह स्थान है जहां द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय व्यवस्था संबंधी एक ऐतिहासिक सम्मेलन आयोजित किया गया था। दूसरा उद्देश्य, युद्धोत्तर अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य यह था कि औद्योगिक विश्व में आर्थिक अस्थिरता एवं पूर्ण रोजगार बनाए रखा जाए। इस फ्रेमवर्क पर जुलाई 1944 में अमेरिका स्थित न्यू हैम्पशायर के ब्रिटेन वुड्स नामक स्थान पर संयुक्त राष्ट्र मौद्रिक एवं वित्तीय सम्मेलन में सहमति बनी थी। तीसरा, INMF की स्थापना। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना सदस्य देशों के विदेशी लाभ और घाटे से निपटने के लिए की गई थी। युद्धोत्तर पुनर्निर्माण के लिए पैसे का इंतजाम करने के वास्ते अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक
जिसे आम बोलचाल में विश्व बैंक कहा जाता है, का गठन किया गया। चौथा, ट्विन्स या जुड़वां। इसी वजह से विश्व बैंक और INMF को ब्रिटेन वुड्स संस्थान या ब्रिटेन वुड्स ट्विन्स भी कहा जाता है। इसी आधार पर युद्धोत्तर अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था को अक्सर ब्रिटेन वुड्स व्यवस्था भी कहा जाता है। आगे है, चर्चा करें। पहला, कल्पना कीजिए कि आप कैरिबियाई क्षेत्र में काम करने वाले गिरमिटिया मजदूर हैं। इस अध्याय में दिए गए विवरणों के आधार पर अपने हालात और अपनी भावनाओं का वर्णन करते हुए अपने परिवार के नाम का एक पत्र लिखें। छात्र इसे स्वयं लिखेंगे। दूसरा है, अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक विनियमों में 3 तरह की गतियों या प्रवाहों की व्याख्या करें। तीनों प्रकार की गतियों के भारत और भारतीयों से संबंधित एक एक उदाहरण दें और उनके बारे में संक्षेप में लिखें। प्रश्न के बाद उत्तर है, 19वीं सदी में सारे संसार में आर्थिक, राजनैतिक, सामाजिक, तकनीकी और अर्थशास्त्रियों ने अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक विनिमय में 3 तरह की गतियों या प्रवाहों का उल्लेख किया है। पहला, प्रथम प्रवाह व्यापार का होता है, जो 19वीं सदी में मुख्य रूप से कपड़ा, गेहूं इत्यादि की व्यापार तक सीमित था। व्यापार में आयात निर्यात से देश की अर्थ सुधार के साथ साथ रोजगार के अवसर भी मिलते थे। ब्रिटेन में कपड़ा उद्योग कच्चे माल के लिए भारतीय कपास निर्यात पर निर्भर थे। दूसरा प्रवाह श्रम का होता है। इसमें लोग काम या रोजगार की तलाश में एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। अमेरिका एवं अफ्रीका में उपनिवेश बनने के बाद भारतीय मजदूर को अनुबंध व्यवस्था गिरमिटिया मजदूर के आधार पर वहां के खेतों और उद्योगों में काम करने के लिए ले जाया गया। तीसरा प्रवाह पूंजी का होता है, जिसे अल्प या दीर्घ की अवधि के लिए दूर दराज के इलाकों में निवेश कर दिया जाता है। भारतीय पूंजीपतियों ने न केवल भारत में बल्कि अफ्रीका और कई यूरोपीय देशों में भी पूंजी का निवेश किया था। अगला प्रश्न तीसरा है, महामंदी के कारणों की व्याख्या करें। उत्तर, आर्थिक महामंदी की शुरुआत 1929 ईस्वी से हुई और यह संकट 30 के दशक के मध्य तक बना रहा। इस अवधि में संसार के अधिकतर भागों में उत्पादन, रोजगार एवं आय और व्यापार में कमी आई। इस महामंदी के कई कारण थे। पहला कारण था कृषि में अति उत्पादन की समस्या। कृषि उत्पादों की कीमतें कम हो जाने से जब किसानों की आय कम होने लगी तो आमदनी बढ़ाने के लिए किसान उत्पादन बढ़ाने लगे ताकि कम कीमत पर भी सही ज़्यादा माल पैदा करने में अपना स्तर बनाए रखें। परिणाम स्वरूप बाजार में कृषि उत्पादों की आमद बढ़ गई और कीमतें नीचे चली गई। खरीदारों के अभाव में कृषि उपज बड़ी चढ़ने लगी। दूसरा, 1920 ईस्वी के दशक के मध्य में बहुत सारे देशों ने अमेरिका से कर्ज लिए और अपनी निवेश संबंधी जरूरतों को पूरा किया। जब हालात अच्छे थे तो कर्ज जुटाना आसान था, लेकिन संकट का संकेत मिलते ही अमेरिकी उद्यमियों के होश उड़ गए। 1928 ईस्वी से पहले
6 माह तक विदेशों में अमेरिका का ऋण $1 अरब था। साल भर बाद यह कर्जा घटकर केवल 1/4 रह गया था। जो देश अमेरिकी कर्ज पर ज्यादा आत्मनिर्भर थे, उनके सामने गहरा संकट आ खड़ा हो गया। चौथा प्रश्न, G77 देशों से आप क्या समझते हैं? G77 को किस आधार पर ब्रिटेन वुड्स की जुड़वां संतानों की प्रक्रिया कहा जा सकता है? व्याख्या करें। उत्तर पहला, G77 विकासशील देशों का एक समूह है जो नई अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था NIEO को प्राप्त करने के लिए सामूहिक रूप से काम करता है। दूसरा, IMF और विश्व बैंक ब्रिटेन वुड्स के दोहरे समझौते की संतोषजनक सेवाओं के कारण नए आजाद हुए मुल्कों ने G77 का संगठन किया। तीसरा, इनकी आज़ादी के बाद ब्रिटेन वुड्स की संस्थाओं ने गरीब मुल्कों को वित्तीय सहायता का प्रस्ताव किया। चौथा, लेकिन इसके एवज में उनके प्राकृतिक संसाधनों को गारंटी के तौर पर इन संस्थानों ने अपने नियंत्रण में ले लिया। पांचवा, इस प्रकार विकासशील देश जो विकसित देशों की भांति औद्योगिक विकास की राह पर चलना चाहते थे, ब्रिटिश वुड्स की संस्थाओं ने उनका मार्ग अवरुद्ध कर दिया। प्रतिक्रिया स्वरूप G77 या समूह 77 अस्तित्व में आ गया। महत्वपूर्ण प्रश्न, जब हम कहते हैं कि 16वीं सदी में दुनिया सिकुड़ने लगी थी, तो इसका क्या मतलब है? उत्तर है, पहला, सिकुड़ने का अर्थ है संसार के विभिन्न महाद्वीपों के लोगों के बीच पारस्परिक संबंधों में वृद्धि से। दूसरा, 1500 के दशक से पहले तक विभिन्न महाद्वीपों के लोगों के बीच अंतर संबंध, व्यापार और व्यवसाय का अभाव था। तीसरा, 1500 के दशक के बाद संसार के महाद्वीपों के बीच व्यापार, सांस्कृतिक विचारों का आदान प्रदान और लोगों की आवाजाही बढ़ी, जो अमेरिका से होकर यूरोप और अफ्रीका तक पहुंची। दूसरा, राष्ट्रीय पहचान के निर्माण में भाषा और लोक परंपराओं के महत्व पर चर्चा करें। उत्तर, किसी व्यक्ति की पहचान उसकी भाषा और पारंपरिक रीति रिवाजों से होती है, क्योंकि वह जो भाषा बोलता है वह एक राष्ट्र उसकी मातृभूमि से जुड़ी हुई होती है। राष्ट्र ही है जो किसी व्यक्ति से अधिक महत्वपूर्ण होता है। साथ ही किसी भूमि या प्रदेश की भाषा और पारंपरिक रीति रिवाज लंबे समय में विकसित होकर मजबूती से स्थापित हो जाते हैं। लोग जन्म लेते हैं, मरते हैं, लेकिन भाषा और परंपराएं शाश्वत होती है। वे नहीं मरती हैं, वे सदा जीवित रहती है। कमी जहां भी जाता है वे उसे पहचान देती है। अतः भाषा और लोकप्रिय परंपराएं किसी कमी की राष्ट्रीय पहचान बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तीसरा, पटसन, जूट उगाने वालों के विलाप में पटसन की खेती से किस के मुनाफे का जिक्र आया है? स्पष्ट करें। उत्तर, पटसन उगाने वालों के विलाप में कवि काश्तकारों से कहते हैं कि चाहे तुम जितनी मेहनत कर लो, कर्जे पर जितने पैसे लेकर पटसन की खेती में लगाओ, जब फसल कटेगी तो
इसकी कुछ भी कीमत नहीं रहेगी। बनिया लोग तुम्हें इसका 5 रुपया मान देंगे तथा खुद सारा मुनाफा ले जाएंगे। अतः इस विलाप में उन बनियों के मुनाफे का जिक्र आया है जो किसानों काश्तकारों से फसल खरीद कर अंग्रेजों को बेचा करते थे। चौथा प्रश्न, संक्षेप में बताएं कि दो महाद्वीपों के बीच जो आर्थिक हालात पैदा हुए उनसे अर्थशास्त्रियों और राजनेताओं में क्या सबक सीखे। उत्तर, दो महायुद्धों के बीच विश्व की आर्थिक स्थिति काफी खराब हो गई। काफी जन धन की हानि हुई, कई देश बर्बाद हो गए। ब्रिटेन जैसा कर्जदाता देश महायुद्ध की वजह से कर्जदार बन गया। रूस जर्मनी पूरी तरह तबाह हो गए। कई शहर पूरी तरह नष्ट हो गए। अर्थशास्त्रियों एवं राजनेताओं ने औद्योगिक देशों की आर्थिक स्थिरता को सुनिश्चित करने पर जोर दिया तथा इसी परिप्रेक्ष्य में अमेरिका के न्यू हैम्पशर शहर के ब्रिटेन वुड्स संस्थान में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF एवं अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक की स्थापना की, जिसका लाभ पश्चिमी देशों की एवं अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक की स्थापना की, जिसका लाभ पश्चिमी देशों की अर्थव्यवस्थाओं को हुआ, परंतु ज्यादातर विकासशील देशों को 50-60 के दशक में पश्चिमी अर्थव्यवस्था की तेज प्रगति से कोई लाभ नहीं होने से उन्होंने एक नई अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक प्रणाली NIEO का गठन कर ली, G77 के रूप में संगठित हो गए, जिससे परस्पर आर्थिक निर्भरता की समझ भी उत्पन्न हुई। दोनों महायुद्धों के बीच मिले आर्थिक अनुभवों से अर्थशास्त्रियों और राजनीतिज्ञों ने दो महत्वपूर्ण परिणाम निकाले। पहला, बृहत उत्पादन पर आधारित किसी औद्योगिक समाज को व्यापक उपभोग के बिना कायम नहीं रखा जा सकता। व्यापक उपभोग को बनाए रखने के लिए यह आवश्यक है कि आमदनी ज्यादा और स्थिर हो, रोजगार स्थिर हो और पूर्ण हो। कीमत, उपज और रोजगार में उतार चढ़ाव को नियंत्रित करने के लिए सरकार का दखल जरूरी है। दूसरा परिणाम बाहरी दुनिया के साथ आर्थिक संबंध के बारे में था। पूर्ण रोजगार का लक्ष्य तभी हासिल किया जा सकता था जब सरकार के पास वस्तुओं, पूंजी और श्रम की आवाजाही को नियंत्रित करने की ताकत उपलब्ध हो। अतिरिक्त प्रश्न। पहला, आयात शुल्क। किसी दूसरे देश से आने वाली चीजों पर वसूल किया जाने वाला शुल्क। यह कर या शुल्क उस जगह लिया जाता है जहां से वह चीज देश में आती है, अर्थात सीमा पर, बंदरगाह पर या हवाई अड्डे पर। दूसरा, विनिमय दर। इस व्यवस्था के जरिए अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की सुविधा के लिए विभिन्न देशों की राष्ट्रीय मुद्राओं को एक दूसरे से जोड़ा जाता है। मोटे तौर पर यह दो प्रकार के होते हैं। पहला, अस्थिर विनिमय दर। जब विनिमय दर अस्थिर होती है और उनमें आने वाले उतार चढ़ाव को नियंत्रित करने के लिए सरकारों को हस्तक्षेप करना पड़ता है, तो ऐसी विनिमय दर को अस्थिर विनिमय दर कहा जाता है। दूसरा, परिवर्तनशील विनिमय दर। इस तरह की विनिमय दर विदेशी मुद्रा बाजारों में विभिन्न मुद्राओं की मांग या आपूर्ति के आधार पर और सिद्धांततः सरकारों के हस्तक्षेप के बिना घटती बढ़ती रहती है। तीसरा, वीटो। वीटो क्या है? इस अधिकार के सहारे
एक ही सदस्य के असहमति किसी भी प्रस्ताव को खारिज करने का आधार बन जाती है। संयुक्त राष्ट्र संघ में 5 देशों को वीटो पावर दिया गया है। ये 5 देश हैं अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, रूस और चीन, अर्थात जो अस्थायी सदस्य हैं। चौथा, NIEO न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स ऑर्डर, NIEO से उनका आशय एक ऐसी व्यवस्था से था जिनमें उन्हें अपने संसाधनों पर सही अर्थों में नियंत्रण मिल सके, जिसमें उन्हें विकास के लिए अधिक सहायता मिले और अपने तैयार मालों को विकसित देशों के बाजारों में बेचने के लिए बेहतर सुविधा मिले। पांचवा, रिंडरपेस्ट क्या है, वर्णन करें। उत्तर, रिंडरपेस्ट पशुओं में फैलने वाला प्लेग रोग है। यह रोग अफ्रीका में 1880 के दशक के आखिरी वर्षों में फैला। उस समय पूर्वी अफ्रीका में एरिट्रिया पर हमला कर रहे इतालवी सैनिक का पेट भरने के लिए एशियाई देशों से जानवर लाए जाते थे। यह बीमारी ब्रिटिश उपनिवेशिक एशियाई देशों से आए उन्हीं जानवरों के जरिए यहाँ पहुंची थी। अफ्रीका के पूर्वी हिस्से से महाद्वीप में दाखिल होने वाली यह बीमारी जंगल की आग की तरह पश्चिमी अफ्रीका की तरफ बढ़ने लगा। 1892 ईस्वी में अफ्रीका के अटलांटिक तट तक जा पहुंची। 5 साल बाद यह कैप अफ्रीका का धूर दक्षिणी हिस्सा तक भी पहुंच गई। इस रोग ने अपने रास्ते में आने वाले 90% में मवेशियों को मौत की नींद सुला दी। इस बीमारी से लोगों की आजीविका और स्थानीय अर्थव्यवस्था पर गहरा असर पड़ा। छठा प्रश्न, व्यापार अधिशेष क्या है? उत्तर, 2 देशों के बीच होने वाले व्यापार में हमेशा एक देश को ही फायदा होना व्यापार अधिशेष कहलाता है। उदाहरण के लिए भारत के साथ व्यापार में ब्रिटेन हमेशा व्यापार अधिशेष की व्यवस्था में रहता था। इसका मतलब यह था कि आपसी व्यापार में ब्रिटेन को फायदा होता था, भारत को नुकसान होता था। सातवां, विश्व बैंक, अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक एवं अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष को ब्रिटेन वुड्स या ब्रिटेन संस्थान की जुड़वां संतान कहा जाता है। क्यों? उत्तर, 2 महायुद्धों के बीच अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था ध्वस्त हो गया, जिसके बाद इसे पुनः पटरी पर लाने के लिए जुलाई 1944 में अमेरिका स्थित हैम्पशायर के ब्रिटेन वुड्स संस्थान नामक स्थान पर संयुक्त राष्ट्र मौद्रिक एवं वित्तीय सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें सदस्य देशों ने विदेश व्यापार में लाभ एवं घाटे से निपटने के लिए अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना की तथा युद्धोत्तर पुनर्निर्माण के लिए पैसे के इंतजाम करने के वास्ते अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक की स्थापना की। इसी वजह से विश्व बैंक एवं IMF को ब्रिटिश वुड्स की जुड़वां संतान कहा जाता है। आठवां प्रश्न, G77 क्या है? उत्तर, विकासशील देशों को 1950-60 के दशक में पश्चिमी अर्थव्यवस्थाओं को तेज प्रगति से किसी भी प्रकार का लाभ नहीं हुआ। इस समस्या को देखते हुए उन्होंने एक नई अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक प्रणाली के लिए आवाज उठाई और समूह G77 के रूप में संगठित हो गए। NIEO से उनका आशय एक ऐसी व्यवस्था से था
जिसमें उन्हें अपने संसाधन पर सही मायने में नियंत्रण मिले, विकास के लिए अधिक सहायता मिले, कच्चे माल का सही मायने में नियंत्रण मिले, विकास के लिए अधिक सहायता मिले, कच्चे माल का सही मूल्य मिले तथा अपने तैयार मालों को विकसित देशों के बाजारों में बेचने के लिए बेहतर पहुंच मिले। 9वां प्रश्न, नई तकनीक आने से यूरोप के मांस व्यापार में क्या परिवर्तन आया? उत्तर, पानी के जहाज में रेफ्रिजरेशन की तकनीक स्थापित कर दी गई, जिससे जल्दी खराब होने वाली चीजों को भी लंबी यात्राओं पर ले जाया जा सकता था। अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड सब जगह जानवरों के स्थान पर उनका मांस ही यूरोप भेजा जाने लगा। इससे समुद्री यात्रा में आने वाला खर्च कम हो गया और यूरोप में मांस के दाम गिर गए। यूरोप के गरीबों को ज़्यादा विविधतापूर्ण खुराक मिलने लगा। पहले उनके पास सिर्फ आलू और ब्रेड होते थे, जिसमें अब मांसाहार भी शामिल हो गया। जीवन स्थिति सुधरी तो देश में शांति स्थापित होने लगी और दूसरे देशों में साम्राज्यवादी मंसूबों को समर्थन मिलने लगा। 10वां प्रश्न, सिल्क मार्ग या सिल्क रूट का महत्व बताइए। उत्तर, आधुनिक काल से पहले के युग में दुनिया के दूर दूर स्थित भागों के बीच व्यापारिक और सांस्कृतिक संपर्कों का सबसे अच्छा उदाहरण सिल्क मार्ग या सिल्क रूट के रूप में दिखाई देता है। सिल्क मार्ग नाम से पता चलता है कि इस मार्ग से पश्चिम को भेजे जाने वाली चीनी रेशम का कितना महत्व था। जमीन या समुद्र से होकर गुजरने वाले थे रास्ते न केवल एशिया के विशाल क्षेत्रों को एक दूसरे से जोड़ते थे, बल्कि एशिया को यूरोप और उत्तरी अफ्रीका से भी जोड़ते थे। ऐसे मार्ग ईसा पूर्व के समय ही में सामने आ चुके थे और लगभग 15वीं शताब्दी तक अस्तित्व में थे। इसी रास्ते से चीनी पोटरी जाती थी और इसी रास्ते से भारत व दक्षिण पूर्व एशिया के कपड़े व मसाले दुनिया के दूसरे भागों में पहुंचते थे। वापसी में सोने चांदी जैसी कीमती धातु यूरोप से एशिया पहुंचती थी। व्यापार और सांस्कृतिक आदान प्रदान दोनों प्रक्रियाएं साथ साथ चलती थी। शुरुआती काल के ईसाई मशीनरी निश्चय ही इसी मार्ग से एशिया में आए। कुछ सदी बाद मुस्लिम धर्म उपदेशक भी इसी रास्ते से दुनिया में फैले। भारत में उपजा बौद्ध धर्म भी सिल्क मार्ग की विभिन्न शाखाओं से ही कई दिशाओं में फैला। 11वां प्रश्न, अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक व्यवस्था राष्ट्रीय मुद्राओं और मौद्रिक व्यवस्थाओं को एक दूसरे के साथ जोड़ने वाली व्यवस्था है, स्पष्ट कीजिए। उत्तर, अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक व्यवस्था राष्ट्रीय मुद्राओं और मौद्रिक व्यवस्थाओं को एक दूसरे से जोड़ने वाली व्यवस्था है। ब्रिटिश वुड्स व्यवस्था निश्चित विनिमय दरों पर आधारित होती है। इस व्यवस्था में राष्ट्रीय मुद्राएं जैसे भारतीय मुद्रा रुपया डॉलर के साथ एक निश्चित विनिमय दर से जुड़ा हुआ था। $1 के बदले कितने रुपये देने होंगे यह स्थिर रहता था। डॉलर का मूल्य सोने से जुड़ा था। $1 की कीमत 35 औंस सोने के बराबर निर्धारित की गई थी। 1960 में सोने की तुलना में डॉलर की कीमत गिरने लगी, जो अस्थिर विनिमय दर की व्यवस्था शुरू की गई। 12वां प्रश्न है, लोग किस आधार पर एल डोरडो को सोने का शहर मानने लगे थे?
उत्तर, आज के पेरू और मेक्सिको में मौजूद खानों से निकलने वाले कीमती धातुएं, विशेषकर चांदी ने भी यूरोप की संपदा को बढ़ाया और पश्चिम देशों के साथ होने वाले उसके व्यापार को गति प्रदान की। 17वीं सदी के आते आते पूरे यूरोप में दक्षिणी अमेरिका की धन संपदा के बारे में तरह तरह के किस्से बनने लगे। इन्हीं किंवदंतियों की बदौलत वहाँ के लोग एल डोरडो को सोने का शहर मानने लगे और उसकी खोज में बहुत सारे खोजी अभियान शुरू किया। तो मुझे भरोसा है कि आप सबों को यह वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा और आपके पढ़ाई के लिए बहुत ही फायदेमंद होगा। तो आज बस इतना ही, लेकिन अलविदा कहने से पहले, थैंक यू बोलने से पहले मैं यही कहूंगा कि हमारे इस YouTube चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको इससे ज्यादा फायदा हो। धन्यवाद, थैंक यू, फिर मिलेंगे।